नमस्कार, स्वागत है आपका प्रेप शॉट में। पिछले लेक्चर में मैंने बातें की थी शाहजहां के बारे में और मैंने बताया था शाहजहां के जो एल्डर सन थे यानी एल्डेस्ट सन थे दारा शिकोह, उनके बारे में, उनकी बेटी जहांआरा के बारे में। ठीक है, दारा शिकोह के बारे में मैंने बताया था कि उन्होंने बहुत सारे लिटरेरी वर्क किए थे, जिनमें से सिरे अकबर नाम का एक शीर्षक था जो शाहजहां के शासनकाल में ही रेडी किया गया। और मैंने बताया था कि वो लिबरल माइंडेड पर्सन थे दारा शिकोह। और साथ ही दारा शिकोह को लघु अकबर की संज्ञा भी दी जाती है, उनको हिस्ट्री में लघु अकबर भी कहा जाता है, यानी अकबर का दूसरा स्वरूप माना जाता है। तो बात क्यों माना जाता है, वो इसलिए माना जाता है क्योंकि अकबर की जो पॉलिसी थी, सुलह कुल की पॉलिसी, उसको कंप्लीटली फॉलो करते थे आपके दारा शिकोह। दारा शिकोह को कैपिटल पनिशमेंट दे दिया गया था, यानी मृत्युदंड दे दिया गया था औरंगजेब के द्वारा, जैसे ही औरंगजेब शासक बनते हैं। और साथ ही अपने सबसे छोटे ब्रदर यानी सबसे छोटे भाई मुराद बख्श को भी कैपिटल पनिशमेंट दे दिया गया था। जहांआरा के बारे में मैंने बताया था कि उनकी एक इंसिडेंट यानी आग में जलने से उनकी मृत्यु हो गई थी, जेल में कैद रहते हैं। तो अब हम बात करते हैं औरंगजेब की। ठीक है, औरंगजेब के जो टाइम पीरियड है या रेन है, वो सारी बातें हम करते हैं। तो औरंगजेब के अगर टाइम पीरियड की बात करें तो टाइम पीरियड इनका प्रारंभ होता है 1658 से और 1708 तक ये मुगल डायनेस्टी के शासक रहते हैं। औरंगजेब का थोड़ा जीवन परिचय, बायोग्राफी थोड़ी समझा दूं मैं आपको। एक्चुअली औरंगजेब का पता ही है, शाहजहां इनके जो है, इनके पिता जो है वो शाहजहां थे और इनकी जो माता जी थी वो थी मुमताज महल। ये वही मुमताज महल है जिनका नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम। ठीक है, मैंने बताया था आपको, अर्जुमंद बानो बेगम इनका नाम था। और इन्हीं की ही मेमोरी में मैंने आपको ये भी बताया है कि ताजमहल का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, तो शाहजहां ने इनकी स्मृति में ताजमहल बनवाया था, ये भी आपको याद रखना है। और ताजमहल कहाँ है? वो है आपका आगरा सिटी के अंदर। तो ये है औरंगजेब की बात है। औरंगजेब की अगर बर्थ पैलेस की बात करें तो इनका जो है जन्म स्थान वो दोहद नामक स्थान पर, जो नियर बाई आप उज्जैन पड़ता है, वहां पे हुआ था। तो कहाँ हुआ था? दोहद, नियर बाई उज्जैन, नियर बाई उज्जैन। ठीक है, तो ये इनका जो है थोड़ा जीवन परिचय हुआ। अब हम इनका जो है कोरोनेशन से लेके इनके मिलिट्री कैंपेन और एक्सपेडिशन से उनके बारे में जानकारी लेंगे और इनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क क्या है वो सारी जानकारी हम लेंगे। अब बात अगर हम कोरोनेशन की करें, कोरोनेशन इधर ले लेते हैं। कोरोनेशन देखिए, इनका जो कोरोनेशन है वो 2 टाइम्स हुआ, यानी इनका जो राज्याभिषेक है दो है ना, 2 बार राज्याभिषेक हुआ इनका। और जब दूसरी बार इनका राज्याभिषेक होता है तो ये एक बहुत लंबा सा टाइटल लेके जो है मुगल जो है वंश के शासक बनते हैं। अब वो लंबा टाइटल है क्या, वो मैंने ऑलरेडी पहले ही लिख के रखा है, जिसका नाम है अब्दुल मुजफ्फर मुहियुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर पादशाह गाजी। फिर बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, नाम है अब्दुल मुजफ्फर मुहियुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर पादशाह गाजी। ये पूरा टाइटल होल्ड करके जो है आपके औरंगजेब जो हैं वो शासन चलाते हैं मुगल डायनेस्टी का। ओके, तो अब ये तो था इनका कोरोनेशन। अब बात करते हैं इनके मिलिट्री कैंपेन की। ठीक है, तो अब बातें होती हैं इनके मिलिट्री कैंपेन, इधर ले लेते हैं। ठीक है, जो औरंगजेब हैं वो जो है ना बेस्ट फाइटर माने जाते हैं। ठीक है, दारा शिकोह की अपेक्षा। दारा शिकोह आपके लिबरल माइंडेड पर्सनैलिटी, मैंने बताया था उदारवादी थे, लेकिन इनका जो है मैक्सिमम जीवन जो है अपने पिता के जो मिलिट्री कैंपेन होते हैं उनमें ही बीता है। तो मिलिट्री कैंपेन की अगर बात करें तो सबसे पहला जो कैंपेन हुआ था वो हुआ था बीजापुर स्टेट। साउथ में ही कैंपेन चलेंगे, तो फर्स्टली लेते हैं हम बीजापुर। तो पहला है बीजापुर और इसको लीड करने के लिए भेजा गया था जयसिंह। ठीक है, जयसिंह कौन है? जयसिंह किंग ऑफ आम्बेर है, ये मैं लिख देता हूं। ठीक है, आमेर के राजा, किंग ऑफ आम्बेर। ठीक है,
तो ये क्या करते हैं, जो जयसिंह हैं ये असफल हो जाते हैं इसमें, तो ये क्या होते हैं, अनसक्सेसफुल। अनसक्सेसफुल क्यों होते हैं, उसके पीछे भी रीजन है। रीजन क्या है कि इसमें बीजापुर जो स्टेट है, इनकी जो हेल्प की गई थी, वो एक तो गोलकुंडा इनके साइड में पड़ता था, गोलकुंडा बीजापुर से जस्ट नीचे, ठीक है, गोलकुंडा, और दूसरी तरफ से जो मराठा हैं उन्होंने इनको जो है हेल्प की थी। तो हेल्प मिलती है इनको कहां कहां से, गोलकुंडा और मराठा से, ठीक है, गोलकुंडा और मराठा स्टेट की तरफ से इनको क्या मिलती है, हेल्प मिलती है। इस वजह से ये कैंपेन जो है इनका अनसक्सेसफुल हो जाता है, ठीक है। अगर बात करें इस कैंपेन का वर्ष, तो वर्ष रहता है 1665, यानी ये 1665 में ये कैंपेन किया जाता है औरंगजेब के द्वारा, जिसमें लीड रोल में होते हैं आपके जयसिंह। जयसिंह लीड करते हैं और असफल हो जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट आता है आपका 1686 का वर्ष। नेक्स्ट ईयर कौन सा वर्ष, 1686। 1686 में फिर कैंपेन किया जाता है, और कैंपेन में ही बीजापुर क्या कर लेता है, बीजापुर ट्रीटी कर लेता है, तो मुगलों के साथ संधि हो जाती है, तो ट्रीटी विद मुगल्स, ठीक है। तो 1686 में इनकी ट्रीटी हो जाती है मुगलों के साथ में बीजापुर स्टेट की, ठीक है। फिर ये 1685 में गोलकुंडा पर किया जाता है, तो इधर ले लेते हैं, ये मिटा देते हैं इधर का। इधर 1686 में जो है गोलकुंडा पर जो है औरंगजेब जो है स्वयं 1685, तो इसमें जो है लीड करते हैं आपके औरंगजेब, लीड बाय औरंगजेब। और औरंगजेब जब इसको लीड करते हैं, तो मैंने बताया कि औरंगजेब बेहतर लड़ाका यानी बेस्ट फाइटर होते हैं, तो ये इसको कंक्वायर कर लेते हैं या जीत लेते हैं, उस पर अधिकार कर लेते हैं। तो औरंगजेब कंक्वायर्ड गोलकुंडा। रिजल्ट ये है कि औरंगजेब इनको अपने अधिकार में ले लेते हैं। गोलकुंडा स्टेट, ठीक है। तो बीजापुर और गोलकुंडा, बीजापुर के साथ ट्रीटी हो जाती है, और गोलकुंडा को जो है औरंगजेब स्वयं लीड करके एक्वायर कर लेते हैं। जब गोलकुंडा एक्वायर हो जाता है, तीसरा नंबर किसका आएगा, जिन्होंने हेल्प की है उनका नंबर आएगा, तो तीसरा नंबर है मराठों के साथ में। अब ये होता है, अगला जो कैंपेन है औरंगजेब का, वो मराठाओं के साथ में होता है, तो इसको नाम दिया जाता है मुगल मराठा वार। क्या नाम दिया जाता है, मुगल मराठा वार, ठीक है। जिस टाइम मुगल और मराठों का वॉर होता है, तो उस टाइम जो है मराठा जो एम्पायर है उसके किंग शिवाजी महाराज होते हैं, ठीक है, जिनको हम छत्रपति शिवाजी महाराज जैसी नामों से जानते हैं। तो यहाँ पे किंग है आपके शिवाजी महाराज। वर्ष तो यहाँ है शिवाजी महाराज, ठीक है। अब क्या है कि शिवाजी महाराज जो है ना बड़े चतुर टाइप के आदमी होते हैं, तो ये क्या कहते हैं कि भाई चलो हम जो है ना एक ट्रीटी कर लेते हैं आपस में, और ट्रीटी करने के बाद जो इनका जो समझौता होता है उसको नाम दिया जाता है, जिसका नाम है पुरंदर ट्रीटी या पुरंदर की संधि या ट्रीटी ऑफ पुरंदर। तो इतिहास में पूछा जाता है कि पुरंदर की संधि किस किस के बीच हुई। तो डायनेस्टी की बात की जाए मुगल और मराठों के बीच में, अगर किंग्स की या शासकों की बात की जाए तो रूलर्स इधर शिवाजी महाराज थे और उधर आपके औरंगजेब। तो यहाँ पे एक ट्रीटी होती है जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ पुरंदर यानी पुरंदर की संधि। इससे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुरंदर की संधि किन किन शासकों के बीच में होती है। तो औरंगजेब के जो शासनकाल है इसमें जो है ना विद्रोह भी बहुत जाते हैं, रेबिलियंस बहुत ज्यादा होते हैं। तो उन रेबिलियंस में कौन कौन प्रमुख है,
वो बातें हम जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं रिबेलियन। ये मिलिट्री कैंपेन थे। अब विद्रोह की बात कर लेते हैं। क्या है कि धीरे धीरे जो फ्यूडल स्टेट हैं, कुछ फ्यूडल स्टेट हैं, कुछ वर्ग हैं, कुछ कृषक वर्ग हैं और कुछ जो है सामंत हैं, वो सभी विद्रोह करना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, तो अब हम जानेंगे कि औरंगजेब के टाइम में जो रेबेलियंस हुई उनकी क्या स्थिति थी। विद्रोह, ठीक है। अब अगर हम बात करें औरंगजेब के साथ विद्रोह की, तो औरंगजेब के साथ विद्रोह में जो है मराठा, जाट, राजपूत, सिख सबसे अग्रणी थे। साथ ही एक ट्राइब थी पश्तो, वो भी जो है जानी जाती है इनसे विद्रोह करने के बारे में। तो इन विद्रोह में कौन कौन से जो है कम्युनिटीज थी, तो उसमें आते हैं आपके जाट, राजपूत, मराठा और सिख। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये मुख्य माने जाते हैं इनके विद्रोह में। तो बार बार विद्रोह होता रहता है औरंगजेब के कार्यकाल में भी। तो पहले हम ले लेते हैं जाट। फर्स्ट ले लेते हैं जाट। ठीक है, देखो जाट जो कम्युनिटी है लगभग दिल्ली के आसपास के इलाकों में सबसे ज्यादा बहुतायत रूप से पाई जाती है। ये एक एग्रीगेरियन क्लास थी उस टाइम की, और इन्होंने क्या किया कि पहले भी ये विद्रोह करते रहते थे, लेकिन अब की बार इनका जो विद्रोह है वो चरम पर था। तो सबसे पहला जो विद्रोह हुआ था वो हुआ था गोकुला जाट के नेतृत्व में। तो पहला जो विद्रोह है जाट का, जाटों का पहला जो विद्रोह है वो गोकुला जाट थे। ठीक है, और ये जमींदार थे तिलपत के। तो जमींदार ऑफ तिलपत, इनके नेतृत्व में जो जाट समुदाय था, इन्होंने जो है विद्रोह किया। ये है ना रेबल हो गए थे दिल्ली जो मुगल एम्पायर है उसके खिलाफ। ठीक है, तो इसमें हुआ क्या कि ये जो गोकुला जाट है इन्होंने जो है फाइट की मुगल आर्मी के साथ में, और ये उसमें डिफीट हुए। ठीक है, डिफीटेड बाय मुगल आर्मी। विद्रोह को दबा दिया गया और बाद में क्या किया कि जो ये गोकुला जाट है इनको कैपिटल पनिशमेंट यानी मृत्युदंड दे दिया गया। ठीक है, और कुछ समय के लिए विद्रोह सप्रेस होने के बाद शांत रहा। लेकिन दूसरा जो जाट विद्रोह होता है वो होता है 1688 में राजा राम जाट के नेतृत्व में। दूसरा फिर जाट विद्रोह होता है राजा राम जाट 1688। अब जो ये राजा राम जो जाट हैं ये भी डिफीट होते हैं, लेकिन इनको कैपिटल पनिशमेंट नहीं दिया जाता, बल्कि ये बैटल फील्ड में ही इनकी डेथ हो जाती है या वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो किल्ड इन बैटल फील्ड यानी रणभूमि में इनको मार दिया गया। ठीक है, फिर कुछ समय के लिए जो जाट रेबेलियंस हैं वो जो है धीरे धीरे बैठ गए, जो है ना शांत हो गए। लेकिन उसके बाद फिर जो है तीसरा जो आता है चूड़ामन जाट आते हैं और उनके नेतृत्व में फिर से होता है। थर्ड क्या है, चूड़ामन जाट। ठीक है, जो ये चूड़ामन जाट हैं, अब की बार विद्रोह जो है भयंकर प्रवृत्ति का था जिसको दबाया नहीं जा सका। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि एक अपनी नई स्टेट बनाई। यहां से जो है चूड़ामन जाट का जो नेतृत्व में जो होता है, इससे जो है ना भरतपुर स्टेट बनती है। ठीक है, भरतपुर स्टेट बनती है और ऐसा माना जाता है कि जो सवाई मिर्जा जैसी हैं इनकी हेल्प होती है स्टेट को बनाने में। ऐसा माना जाता है कि ये जो भरतपुर स्टेट है वो उन्हीं के कंट्रोल एरिया में आता था। इतिहासकारों का मानना है कि सवाई मिर्जा जो जैसिंग है उनका पूरा पूरा इसमें हेल्प था और इन्होंने एक नई स्टेट बनाई जिसका नाम रखा भरतपुर स्टेट। और उसके पहले जो किंग बने वो थे महाराजा सूरजमल। लिख देता हूं, तो कौन बने, महाराजा सूरजमल। ये ध्यान रखना आपको।
महाराजा सूरजमल। तो ये थे आपके जाट विद्रोह। जाट विद्रोह का रिजल्ट ये रहा कि जाटों ने अपनी एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाई जिसका नाम भरतपुर रखा और उसके राजा पहले राजा महाराजा सूरजमल बने। अब आगे हम बात करते हैं जो बुंदेला विद्रोह है, बुंदेला रेबेलियंस हैं, उनके बारे में। ये मिटा देते हैं। दूसरा आता है बुंदेला रेबेलियन। सेकंड है बुंदेला रिबेलियन। या बुंदेला विद्रोह। ठीक है, देखो बुंदेला विद्रोह था क्या। एक्चुअली ये बुंदेलखंड रीजन में रहने वाले कुछ लोगों का विद्रोह था। जो बुंदेलखंड रीजन आज उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहां के लोग थे जिन्होंने जो है मुगल साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह खड़ा किया। और इसको जो लीड कर रहे थे वो थे चंपत राय बुंदेला। चंपत राय बुंदेला, ठीक है। तो चंपत राय बुंदेला इसको लीड कर रहे थे। ये हुआ क्या कि 1661 में इसको दबा दिया गया, ठीक है, यानी 1661 में इसको पूरी तरह दबा दिया गया, सप्रेस्ड कर दिया गया, ठीक है। तो 1661 में दबाने के बाद में धीरे धीरे जो है मूवमेंट चलती रही। फिर 1705 में एक बार फिर जो है बुंदेलों का विद्रोह हो जाता है। जो बुंदेल्स हैं आपके वो विद्रोह कर देते हैं। कब? 1705 में, ठीक है। और 1705 में यहाँ पे जो विद्रोह होता है ये छत्रसाल के नेतृत्व में होता है, ठीक है। छत्रसाल। और जो ये छत्रसाल हैं ये विद्रोह अब की बार जो है मुगल आर्मी से दबाया नहीं जाता और एक न्यू इंडिपेंडेंट स्टेट जो है बनती है जिसका नाम ये रखते हैं बुंदेलखंड, ठीक है। तो एक नई स्टेट बनती है और उसका नाम होता है बुंदेलखंड, इंडिपेंडेंट स्टेट बुंदेलखंड, ठीक है। और उसके पहले जो राजा बनते हैं वो होते हैं कौन? छत्रसाल। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ध्यान रहे बुंदेला जो रेबेलियन है वो चंपत राय बुंदेला के नेतृत्व में पहली बार खड़ा होता है। 1661 में इसको मुगल्स आर्मी द्वारा जो है सप्रेस कर दिया जाता है। उसके बाद होता क्या है कि 1705 में 1705 एडी में दोबारा फिर से जो है छत्रसाल के नेतृत्व में ये लीड करते हैं इस मूवमेंट को। और ये जो मूवमेंट है एक रिजल्ट लेके आती है कि इंडिपेंडेंट स्टेट बुंदेलखंड हो जाती है और जिसके जो पहले जो शासक बनते हैं वो है छत्रसाल। तो ये थी बुंदेला रेबेलियन के बारे में। फिर इसके बाद क्या है कि राजस्थान की जो राठौर क्लांस है वो भी क्या कर देती है कि विद्रोह कर देती है। तो नेक्स्ट जो है हम बताते हैं आपको राठौर क्लांस। राठौर क्लांस। तो जो ये राठौर क्लांस है इसको जो लीड कर रहे थे वो थे दुर्गादास राठौर, ठीक है। तो कौन लीड कर रहे थे? दुर्गादास राठौर। और लीड ही नहीं करते, ये मूवमेंट में जो है ये मूवमेंट को भी जो है मुगल आर्मी द्वारा सप्रेस नहीं किया जाता। और जो जोधपुर जो शहर है उसको इनके द्वारा कमांड कर लिया जाता है। तो ये दुर्गादास राठौर क्या करते हैं कि जोधपुर को अपने अधीन ले आते हैं, यानी कमांड इन जोधपुर, ठीक है। इससे होता क्या है? इससे अब यहां तक आते आते औरंगजेब के जो संबंध होते हैं, जो मुगलों के जो संबंध होते हैं खासतौर पे राजपूतों से, हिंदू राजपूतों से बहुत अच्छे होते हैं। तो ये क्या करते हैं कि यहाँ पे औरंगजेब को इतना गुस्सा आता है कि इतना आता है वो मंदिर जो होते हैं उनको तोड़ने का आदेश देता है और अपने जो हिंदू पदाधिकारी हैं उनको, ठीक है, धीरे धीरे अपने एडमिनिस्ट्रेशन से निकालना प्रारंभ कर देता है। तो ये क्या करता है कि जो औरंगजेब मंदिरों को तोड़ने का आदेश देता है, ठीक है। तो इससे ये होता है डिस्ट्रक्शन
ऑफ टेम्पल्स, ठीक है, उनको डिस्ट्रॉय करने का आदेश दे दिया जाता है औरंगजेब द्वारा। तो इसके बाद जो नेक्स्ट जो विद्रोह आता है आपका, वो आता है सतनामी विद्रोह, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फोर्थ सतनामी विद्रोह, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। फोर्थ है आपका सतनामी। सतनामी विद्रोह एक्चुअली क्या होता है कि उस टाइम का जो पंजाब है और आज का जो हरियाणा है, नारनौल के आसपास का इलाका, यहाँ पे सतनामी ये कृषक वर्ग रहता था, ये कृषि करता था। हुआ क्या था, इसके पीछे जो बेस था कि एक कृषक के साथ में एक मुगल सैनिक जो था, यानी जो मुगल सोल्जर था, उसकी झड़प हो जाती है। झड़प होने के बाद ये लोग जो है विद्रोह कर देते हैं। विद्रोह इतनी बड़ी मूवमेंट लेती है, ठीक है, जो सतनामी विद्रोह के रूप में उभर कर सामने आता है, ठीक है। ये एग्रीगेरियन क्लास होती है, ये मैं लिख देता हूं, ठीक है ना। कृषक समुदाय होता है, या फार्मर सोसाइटी कहें इसको, फार्मर सोसाइटी, ठीक है। अभी इसको क्या किया जाता है कि मुगल आर्मी को भेजा जाता है इसको सप्रेस करने के लिए, और 1672 में इसको सप्रेस्ड कर दिया जाता है, ठीक है। तो जैसे ही ये सप्रेस्ड होता है, फिर उधर बात आती है मेवाड़ की। अब हम थोड़ा राजस्थान की तरफ को चलते हैं। नेक्स्ट है मेवाड़। मेवाड़ में जो है अजीत सिंह विद्रोह कर देते हैं, ठीक है। अजीत सिंह क्या करते हैं, विद्रोह कर देते हैं औरंगजेब के टाइम पे। लेकिन धीरे धीरे क्या है कि औरंगजेब का भी टाइम पीरियड पूरा होने वाला होता है। जैसे ही अजीत सिंह को जो है ना मालूम होता है, जैसे ही पता चलता है कि औरंगजेब की डेथ हो चुकी है, तो ये जो है ना मेवाड़ को इंडिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है। तो अजीत सिंह अनाउंस टू बी एन इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ मेवाड़, तो यहां लिख देते हैं, क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट स्टेट घोषित कर देते हैं, स्टेट डिक्लेयर कर दिया जाता है अजीत सिंह की तरफ से, और स्वयं को ये वहां का इंडिपेंडेंट किंग भी डिक्लेयर कर देते हैं। तो ये थी कहानी आपके मेवाड़ रेबेलियन की। अब हम बात करते हैं सिखों की, ठीक है। सिख जो हैं, ये जो औरंगजेब है, औरंगजेब के जो टाइम पीरियड में जितने भी जो है ना रेबेलियन हुए, उनमें सबसे जो लास्ट है वो सिख ही माने जाते हैं, ठीक है। तो सिखों की कहानी है क्या, वो मैं आपको बता देता हूं। एक्चुअली इनके जो है एक गुरु होते हैं, गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। एक सेकेंड। तो अब लेते हैं सिख। ठीक है, तो सिख जो है लास्ट है, सबसे अंतिम है। ठीक है, अंतिम विद्रोही सिख माने जाते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करें कि रीजन क्या था, क्यों सिखों ने जो है मुगल वंश के खिलाफ विद्रोह करना प्रारंभ कर दिया। होता ही है कि इनका एक गुरु होते हैं जिनका नाम होता है गुरु तेग बहादुर, ठीक है, गुरु तेग बहादुर। इनको क्या करते हैं कि इनको औरंगजेब जो है, औरंगजेब और इनका विवाद स्टार्ट हो जाता है। औरंगजेब इनको क्या करते हैं कि इनको जो है पकड़ के कैपिटल पनिशमेंट दे देते हैं। क्या देते हैं? कैपिटल पनिशमेंट, यानी इनको मृत्युदंड दे दिया जाता है। मृत्युदंड जैसे ही इनको दिया जाता है, इससे जो है ना सिख कम्युनिटी जो है भड़क जाती है और ये मुगलों के खिलाफ जो है विद्रोह करना प्रारंभ कर देते हैं। और बाद में जो है धीरे धीरे इसको दबाया नहीं जाता। हाँ, ये है कि कुछ देर के लिए शांत कर दिया जाता है, लेकिन जब तक मुगल्स जो हैं यहाँ से मतलब कि औरंगजेब के बाद क्या है कि ये जो कमजोर शासक आते हैं, तब तक सिख विद्रोह ही करते रहते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट अगर हम रिलीजियस पॉलिसी की बात करें औरंगजेब की, रिलीजियस पॉलिसी बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम थी। ठीक है, तो अब बात करते हैं रिलीजियस पॉलिसी की, औरंगजेब की रिलीजियस पॉलिसी। यानी धार्मिक नीति स्टेट को लेके औरंगजेब की क्या थी। ठीक है, देखिए क्या है कि औरंगजेब की अगर हम बात करें तो औरंगजेब जो है एक्सट्रीम सुन्नी मुस्लिम था। ठीक है, कट्टर सुन्नी मुसलमान था, ऐसा माना जाता है। तो जो माइंड सेट था औरंगजेब का वो था एक्सट्रीम सुन्नी मुस्लिम। ठीक है, और उसने स्टेट को चलाने के लिए शरीयत और कुरान को आधार बनाया था, चाहे उसमें हिंदू हो या मुस्लिम हो। अगर कोई अपराध करता है तो उसको जो पनिशमेंट दी जाती है उसका आधार कुरान और शरीयत को ही माना जाएगा। ऐसा औरंगजेब ने जो है एडमिनिस्ट्रेशन में फॉलो करवाया सबको। जो एडमिनिस्ट्रेशन जो था इनका रनिंग कर रहा था कुरान और शरीयत के अनुसार। एडमिनिस्ट्रेशन वाज रनिंग on the base of Quran and शरीयत। यानी इसने अपने प्रशासन का जो आधार है वो कुरान और शरीयत को माना था औरंगजेब ने। आगे बात करते हैं, कहीं भी कोई व्यक्ति इस्लामिक लॉ को फॉलो न कर रहा हो उसको निगरानी रखने के लिए इसने एक ऑफिसर भी अपॉइंट किया जिसका नाम मुहत्सिब रखा। यानी मुहत्सिब नाम का एक ऑफिसर था। ठीक है, यानी एक अधिकारी था जो सर्वेलियंस का काम करता था, यानी निगरानी रखता था, टू कंट्रोल द इस्लामिक, यानी एनफोर्स करने के लिए, एनफोर्स द इस्लामिक लॉ। ठीक है, साथ ही इसने क्या किया कि लीकर को कंप्लीटली बैन कर दिया। ठीक है, तो शराब इसने बिल्कुल बंद कर की। और जो अकबर के टाइम से जो दो टैक्स थे आपके, ठीक है, एक पिलग्रिमेज टैक्स और दूसरा जिजिया टैक्स, वे दोनों ही टैक्स जो गैर मुस्लिमों पर लगाए जाते थे इसने दोबारा लगाने स्टार्ट किए। तो पहला था आपका जजिया, और आपका दूसरा पिलग्रिमेज। दोनों टाइप के जो टैक्स थे इनको रिस्टार्ट कर दिया, इनको और जबरदस्ती एनफोर्स कराया गया। ठीक है, यानी जजिया कर एवं तीर्थ यात्रा कर को दोबारा गैर मुस्लिमों पर लागू किया गया। ठीक है, तो ये इसकी पॉलिसी का हिस्सा थे। ठीक है, और ये वर्ष कौन सा है ये भी ध्यान रखें। जो ये पिलग्रिमेज टैक्स ये स्टार्ट किया इसने 1679 में किया। पूछ लिया जाता है कि जजिया कर औरंगजेब दोबारा कब प्रारंभ किया गया, तो तब आपको आंसर देना है। तो इन्होंने 1679 में किया। ठीक है, इस्लामिक लॉ के हिसाब से जो इस्लामिक लॉ के जानकार थे उन्होंने औरंगजेब को जिंदा पीर की उपाधि दी गई थी, क्योंकि इस्लामिक करैक्टर में औरंगजेब सबसे ज्यादा फिट बैठता था। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिए। एक और टाइटल लिख देते हैं, चलो ये लिख दिया यहाँ पे, इनको जिंदा पीर भी कहा गया था, जिंदा पीर। ठीक है, आगे अगर हम बात कर दें रिलीजियस पॉलिसी के अंदर ही इसने बहुत सारे, मैंने भी बताया था कि जैसे ये जो है ना राजपूत जो डायनेस्टी थी उनसे नाखुश होकर इसने बहुत ज्यादा मंदिरों को डिस्ट्रॉय कराने के ऑर्डर्स भी दिए थे। लेकिन जो मंदिर को जो ऑर्डर्स दिए थे उन्हीं मंदिरों को ऑर्डर्स दिए थे जो कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा थे, यानी जहां पे जो है स्टेट के खिलाफ कोई भी षड्यंत्र रचा जाता था तो वहीं उन्हीं मंदिरों को ये तोड़ने का आदेश देता था। अगर बात इनके कंस्ट्रक्शन की करें तो औरंगजेब ने बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन कराए हैं, तो मस्जिदें बनवाई हैं। ठीक है,
तो अब हम बात करते हैं इनके कंस्ट्रक्शन की। जो कंस्ट्रक्शन वर्क है, आर्ट एंड कल्चर का वर्क है, इन्होंने भी कराया औरंगजेब ने। औरंगजेब के टाइम में जो भी इमारतें बनी है, जो स्मारक या मेमोरियल्स बने हैं, उनको मैं अभी एक एक करके सबको डिस्कस कर लेता हूं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले इन्होंने बनवाई थी बादशाही मस्जिद लाहौर में। ठीक है, तो फर्स्ट ले लेते हैं बादशाही मस्जिद। बादशाही मस्जिद ये बनाई गई थी लाहौर में। ठीक है, दूसरा इन्होंने लाल किले के अंदर, जो दिल्ली वाला लाल किला है, दिल्ली रेड फोर्ट है, वहां पे इन्होंने जो है मोती मस्जिद बनवाई। पूछ लिया जाता है एग्जाम में कई बार कि मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, तो मोती मस्जिद जो आपका रेड फोर्ट के अंदर है, वो भी जो है औरंगजेब ने ही करवाया। ठीक है, रेड फोर्ट दिल्ली। दूसरा इन्होंने क्या बनवाया कि राबिया उद दौरानी। अब राबिया कौन थी? इनकी जो शादी हुई थी, ठीक है, इनकी जो वाइफ थी, औरंगजेब की यहां लिख देता हूं, उनका नाम दिलरास बानो बेगम था। ठीक है, क्या था उनका नाम? दिलरास रानो बेगम, लिख देता हूं दिलरास रानो बेगम, सॉरी दिलरास बानो बेगम। अब क्या था कि इनको ना शॉर्ट में कभी कभी क्या था कि इनको राबिया बीबी भी कहा जाता था, ये भी ध्यान रखिए, राबिया बीबी। तो इन्हीं की जब इनकी डेथ हो जाती है, तो डेथ के इनके जो है स्मृति में ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में राबिया उद दौरानी का मकबरा बनवाते हैं। तो तीसरी जो कंस्ट्रक्शन है इनकी वो है राबिया उद दौरानी टॉम्ब। ठीक है, बनवाया कहां गया है? वो बनवाया गया है औरंगाबाद महाराष्ट्र। तो यहां लिख देते हैं औरंगाबाद महाराष्ट्र में। ठीक है, अब इनकी हम बात करें, लिटरेरी वर्क या बुक्स वगैरह हैं, उस पर भी बहुत ज्यादा काम हुआ है। ऐसा नहीं है कि औरंगजेब जो हैं आपके एक्सट्रीम भले हूं, लेकिन ये ऐसा माना जाता है कि बहुत ज्यादा विद्वान पढ़े लिखे व्यक्ति थे। अरेबिक और पर्शियन लैंग्वेज का इनको बहुत अच्छा ज्ञान था, खासतौर पे पर्शियन जो लैंग्वेज थी, जिसको फारसी भाषा कहते हैं, उसका भी अच्छा नाम था। तो इनके ऊपर कुछ टेक्स्ट लिखे गए हैं। तो सबसे पहला टेक्स्ट आता है आलमगीर नामा। आलमगीर चूंकि इनका जो है टाइटल नेम था, तो पहली बुक आती है आपकी आलमगीर नामा। फर्स्ट आती है आलमगीर नामा। आलमगीर नामा, ठीक है। जो ये आलमगीर नामा है, आलमगीर नामा जो पुस्तक है, वो मोहम्मद जो है काजिम सिराजी, एक इनके सरकारी इतिहासकार थे, उन्होंने लिखी थी। तो हम नाम लिख देते हैं मोहम्मद काजिम सिराजी। मोहम्मद काजिम सिराजी, ठीक है। पूछ लिया जाता है कि आलमगीर नामा ये इंपॉर्टेंट पुस्तक है, इसमें औरंगजेब के पूरे इतिहास का विवरण दिया गया है और ये मोहम्मद काजिम सिराजी ने लिखी है। दूसरी आती है फुतुआत ए आलमगीरी। सेकंड है आपकी फुतुआत ए आलमगीरी। फुतुआत ए आलमगीरी, इसको जो लिखा है मॉडर्न टाइम के एक हिस्टोरियन हैं आपके, भारतीय इतिहासकार हैं, जिनका नाम है ईश्वरदास नागर। उन्होंने जो है इनके ऊपर लिखी है। तो इनके जो लेखक हैं वो हैं ईश्वरदास नागर। ईश्वरदास नागर, ठीक है। ईश्वरदास नागर ने फुतुआत ए आलमगीरी नाम की पुस्तक लिखी है। फिर उसके बाद आती है आपकी मासिर ए आलमगीरी। थर्ड है आपकी माशिर ए आलमगीरी।
ठीक है, इसको लिखा है शाकी मुस्तंड खान ने। मुस्तंड खान, ठीक है। नेक्स्ट आती है आपकी फोर्थ बुक है नुक्श ए, इसको कहेंगे नुक्श ए दिलखुशा। नुक्श ए दिलखुशा, ये भीमसेन द्वारा लिखित है, ठीक है। तो यही है पुस्तकें। फिर क्या है कि औरंगजेब की डेथ हो जाती है। औरंगजेब की डेथ के साथ में ही आपका जो एक्चुअल मुगल पीरियड है वो एंड हो जाता है। उसके बाद जो है 12 से अधिक शासक बनते हैं। नेक्स्ट वो आपके जो है ना लेटर मुगल एम्पायर के शासक कहलाते हैं। अगर हम डेथ की बात करें तो डेथ जो है इनकी 3 मार्च 1707 को हुई थी। डेथ हुई है इनकी 3 मार्च 1707 को। कहां पे? भींगर, अहमदनगर में। ठीक है। औरंगजेब की डेथ के बाद जो है नेक्स्ट जो रूलर होते हैं वो होते हैं बहादुर शाह फर्स्ट। ठीक है, यहां से ये आपका जो है मुगल एम्पायर समाप्त हो चुका है। औरंगजेब के बाद मुगल एम्पायर नहीं माना जाता। उसके बाद जो है लेटर मुगल एम्पायर यानी उत्तर मुगल काल जिसको कहा जाता है वो माना जाता है। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे उत्तर मुगल काल के बारे में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।